अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। जैसे PR का मतलब होता है फॉल्स और कैरियोटिक का मतलब होता है सेल, न्यूक्लियस। ऐसे U का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि इसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, फॉल्स में मतलब है ही नहीं न्यूक्लियस, और इसके पास सच में न्यूक्लियस है। और क्या क्या होगा, जब न्यूक्लियस नहीं होगा इसके पास तो न्यूक्लियस का शेप भी नहीं होगा इसके पास, तो वेल डिफाइंड शेप नहीं है इसका, न्यूक्लियर शेप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस शेप यहाँ पे है। और क्या है, न्यूक्लियस जब नहीं होगा तो इसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम या न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होगी, न्यूक्लियस जितनी भी एक्टिविटी हैं वो नहीं होगी। और इसके अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। और क्या है, न्यूक्लियस एक्टिविटी के बाद इसमें वेल डिफाइंड शेप नहीं होता है इसका, वेल डिफाइंड शेप नहीं है इसके पास, इसके पास वेल डिफाइंड शेप होता है। ठीक है, ये इसके बीच में अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ये यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स है। और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि अमीबा ले लीजिए, आप बैक्टीरिया ले लीजिए, वायरस ले लीजिए, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक किसके एग्जाम्पल, ये आता है मार्क्स कम से कम 2 नंबर में आएगा आपका। तो व्हाट क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि कुछ साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे न्यूक्लियस क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी एक सेल है या ऑर्गन सेल है, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस का काम क्या होगा, न्यूक्लियस का काम होता है सबसे पहले ये आपको क्या करता है, एक एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब तक न्यूक्लियस नहीं होगा तब तक एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं किसी चीज़ का। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये ट्रांसफ़र करता है फूड का, वाटर का, कहाँ से, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तीसरा, न्यूक्लियस जो होता है वो क्रोमोसोम से मिलके बनता है, उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। और डीएनए क्या करता है, क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर एक क्रोमोटिन नाम का प्रोटीन होता है, क्रोमोटिन। इस क्रोमोटिन के थ्रू ही क्या बनते हैं हमारे शरीर में, प्रोटीन फॉर्म होते हैं, प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्रोमोटिन, और ये क्रोमोटिन ही प्रोटीन का निर्माण करता है। ये पूरा एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है आपका सेल वॉल। सेल वॉल ये क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई आपका ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो एक वॉल होती है, ये बाउंड्री जो होती है वो ही उसकी क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। ये हो गई आपकी सेल वॉल। अब जो प्लांट होते हैं और एनिमल, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है आपके, एक है आपका प्लांट और एक है आपका एनिमल। ठीक है, प्लांट में क्या होगा, प्लांट में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल प्लांट में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। ऐसा क्यों है, प्लांट को सेल वॉल की क्यों ज़रूरत है, एनिमल को क्यों नहीं है। सेल वॉल की वजह से जो प्लांट होते हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है, जैसे जो स्टेम होती है, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है।
लेकिन हमारे एनिमल की जो जितने भी एनिमल है उनकी आउटर बॉडी हार्ड नहीं होती है। इसका ये मतलब है कि सेल वॉल जो है प्लांट में होती है और एनिमल में नहीं होती है। तो सेल वॉल से फ़ायदा क्या होगा प्लांट को? फ़ायदा ये होता है सेल वॉल को, अगर ये आउटर बॉडी इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं रही तो क्या होगा, जैसे बाहर का जितना भी एटमॉस्फेयर है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, लो हो गया, या स्नोफॉल हो गई, या रेनफॉल हो गई, तो उससे ये पेड़ क्या हो जाएंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे, आगे ज़्यादा समय तक मेंटेन नहीं रह पाएंगे। इस वजह से नेचर ने उन्हें क्या दे रखा है, सेल वॉल दे रखा है। सेल वॉल क्लियर हो गया? सेल वॉल के अंदर ही क्या होते हैं, फिर एक सेलुलर मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या है, ये सेल को कवर करता है। सेल है ये, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसी को कवर करेगा एक सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका एनिमल और प्लांट दोनों में मिलता है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों जगह आपको मिलेगा प्रेजेंट, ठीक है। इधर भी मिलेगा आपको सेल मेम्ब्रेन, इधर भी सेल मेम्ब्रेन, दोनों जगह आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? फिर आपका होता है यहाँ पे ऑर्गन सेल होते हैं बहुत सारे, जैसे एक माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी हाउस ऑफ सेल होती है। जितनी भी एनर्जी जो बनती है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। और वो किस फॉर्म में बनती है, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना आपने ग्लूकोज खाया, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O11। ये आपने क्या है, ग्लूकोज खाया। ग्लूकोज खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन से बर्न हो गया। ऑक्सीजन से बर्न होने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपकी एनर्जी, साथ में थोड़ा पानी निकाल देगा और 38 ATP वाला मॉलिक्यूल ये निकाल देगा, ठीक है। अब ये एनर्जी जो बन गई है, ये जो बनेगी एनर्जी माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी, और माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर बनने के बाद फिर ये क्या होगा, ये सारी एनर्जी ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से पूरे हमारी बॉडी में मिल जाएगी। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम होता, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बाकी के सेल ऑर्गेनिज्म अपन अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अब देखते हैं ओस्मोसिस के एग्जाम्पल, ठीक है। ओस्मोसिस के एग्जाम्पल हैं आपके, ओस्मोसिस, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल हैं इसके। एक पहला है हाइपरटोनिक सल्यूशन। ये ऐसा सल्यूशन होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोई एक बाउल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने एक सेल रख दिया है, ठीक है। फिर क्या होगा कि इसका जो सेल का पानी है, सेल के अंदर का जो पानी है उधर ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, और इधर बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। और पानी इधर का हाई कंसंट्रेशन कैसे हो गया, ये करने का तरीका क्या होता है, इसमें हम नमक वगैरह डाल देंगे तो कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता, ठीक है। कंसंट्रेटेड इसका ज़्यादा है। अब क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर चला जाएगा, और जब पानी बाहर चला जाएगा तब कंडीशन क्या हो जाएगी, ये सॉइल ये हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा। ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। फिर एक दूसरा आता है आपका दूसरा, उसमें भी सेम कंडीशन ही रहेगी। इसमें क्या रहेगा, अगर दोनों तरफ बैलेंस है कंडीशन, दोनों तरफ बैलेंस मतलब इधर भी पानी हाई कंसंट्रेशन है, इधर भी पानी हाई कंसंट्रेशन है, या इधर भी लो कंसंट्रेशन, इधर भी लो कंसंट्रेशन, तो पानी कहीं नहीं जाएगा और उसका नाम हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन ये हैं। तीसरी कंडीशन में क्या रहेगा, तीसरी कंडीशन में यहाँ पे हाइपोटोनिक रहेगा, हाइपोटोनिक। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें बॉडी क्या हो जाएगी, सॉइल हो जाएगी। क्यों सॉइल हो जाएगी, क्योंकि बाहर है हाई कंसंट्रेशन, अंदर है लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, सॉइल हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी सॉइल आपकी। अब ये एग्जाम्पल हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं जो आपका रूट होता है, प्लांट होता है, प्लांट की जो रूट होती है वो पानी ऐसे ही बाहर से अंदर लेती है, ठीक है। बाहर पानी ज़्यादा होता है, इनके अंदर पानी कम होता है, और इनके चारों तरफ क्या होते हैं, लेयर होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी आता है, तो पानी अंदर आ पाएगा, लेकिन बाहर की जो मिट्टी है वो अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। ये केस है आपके ओस्मोसिस के एग्जाम्पल,
या आपका एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा आपका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर। ये क्या काम करता है? ये खाना जो लेता है वो अपनी इन्हीं बॉडीज़ के थ्रू अंदर लेता है खाना, ठीक है। खाना हुआ, पानी हुआ, यही सब यहीं से लेगा और यहीं से अपनी गंदगी निकालेगा बाहर। तो ये भी क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। अब पढ़ते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो आपका प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी क्या जाएगी? कोई भी एयर जाएगी। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने यहाँ क्या लगाया? आपने यहाँ ड्यू लगाया और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, तो उसके पास तक हवा चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि जहाँ पे जब आपने सेंट लगाया था उस पर्टिकुलर एरिया में क्या था? हाई प्रेशर हो गया था। सेंट के मॉलिक्यूल का या ड्यू के मॉलिक्यूल का यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और इधर है क्या? लो प्रेशर। तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। इसका और अच्छा एग्जाम्पल है जैसे किचन में जब खाना बनता है तो उसकी खुशबू दूसरी जगह तक क्यों चली जाती है? डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूज़न हो गया। एक होता है यहाँ पे ऑस्मोसिस। एक चीज़ और समझ लो, ऑस्मोसिस क्या होता है? दो, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है? जी जैसे आपका सेल है, ठीक है, ठीक है। अब सेल तो है ही आपका, सेल के अंदर क्या करता है? जैसे पानी लेता है ये, और ये बाहर हमारी बॉडी है पूरी, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ से पानी को खींचेगा और यहाँ से अपनी एनर्जी को बाहर निकालेगा। तो ये क्या होता है? ये इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसमें क्या होगा? जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाएगा। मान लो एनर्जी यहाँ ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन से एनर्जी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो ऑस्मोसिस का, कि जब क्या होता है कि कोई एक, जैसे कि इसको मान के चले ऐसे, इसका एग्जाम्पल कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम वो एक किसी जानवर में जैसे नमक छिड़क दें, नमक डाल दिया हमने, जैसे जानवर है, ठीक है, इस पर हमने सॉल्ट डाल दिया, तो अब होगा क्या कि ये सॉल्ट डाल दिया इसके ऊपर तो ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? श्रिंक। तो श्रिंक से क्या, क्यों हुआ श्रिंक? क्योंकि जब हमने नमक डाला इसके अंदर से तो हुआ क्या, इसका जितना भी पानी था वो सब बाहर चला गया और ये क्या हो गया? श्रिंक हो गया। और बाहर क्यों चला गया? क्योंकि बाहर जो था वो बाहर था लो कंसंट्रेशन पानी का, क्योंकि नमक जहाँ आ जाता है वहाँ पे पानी हट जाता है, तो उसके एटमॉस्फेयर में जितना ही पानी था वो सब नमक ने सोख लिया, तो सारा पानी जो उसका अंदर का था वो बाहर चला गया और बाहर जाने से वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया। तो उसका जो पानी था, शरीर का पानी, शरीर के अंदर का पानी, वहाँ था हाई कंसंट्रेशन और एटमॉस्फेयर में था लो कंसंट्रेशन। इस वजह से ये क्या होता है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है और इससे वो श्रिंक कर गया, ठीक है।